हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है क्या? कोई नॉइज या इको तो नहीं आ रहा है? एक बार आप कंफर्म कर दें फिर हम शुरू करें क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो पूरी तरह से क्लियर है? कोई इको या नॉइज तो नहीं आ रहा है? स्टार्ट करें सेशन। ऑडियो भी ठीक है, कम तो नहीं है आवाज? एक बार आप कंफर्म कर दें फिर हम स्टार्ट करें क्लास। तो करंट अफेयर के नए टॉपिक वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। करंट अफेयर के जो नए एरियाज हैं, कुछ टॉपिक हमने बना दिए हैं, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और करंट अफेयर, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईपीएफओ हर एग्जाम के मतलब का है। ईएस में भी आएगा, ईपीएफओ में भी आएगा, आरआरबी में भी, एसएससी जेई में भी, सब में आएगा ये। तो एक पीडीएफ मैंने भी तैयार जो आज की है, कुछ कोर्सेज में अपलोड कर दी है, कुछ कोर्सेज में क्लास के बाद अपलोड कर देंगे। तो करंट अफेयर बहुत सारे कोर्सेज में कॉमन है। फिलहाल इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईपीएफओ सब में काम आएगा। स्टार्ट करें। खासकर अक्टूबर नवंबर का डाटा है। सबसे पहला टॉपिक है बुकर प्राइस। बुकर प्राइस मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में। नमन, ऑडियो वीडियो क्लियर है? नॉइस तो नहीं आ रहा, इको तो नहीं है, ऑडियो लेवल ठीक है, आवाज कम तो नहीं आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए, तो फिर बीच में डिस्टर्ब करेंगे आप। ठीक है पूरी तरीके से? अब परसों की सेशन में माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, तो कल हमने माइक वगैरह भी चेंज कर दिया, नया माइक लिया हुआ है, कोई इशू नहीं आ रहा। परसों के सेशन में दिक्कत कर रहा था, वही पीएफओ की स्ट्रेटजी बता रहा था मैं जब। ठीक है। बुकर प्राइस देखिए, बुकर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे लिटरेचर के जो बड़े अवार्ड हैं, सुनने पे ध्यान दीजिए। एक तो होता है मैन बुकर इंटरनेशनल, मैन बुकर इंटरनेशनल, एक तो अवार्ड ये होता है। और एक जो पहले शुरू हुआ था, ज्यादा पॉपुलर है, उसका नाम है सिंपली बुकर प्राइज। दोनों ही लिटरेचर के हैं, ये दोनों ही लिटरेचर के लिए हैं। फाइनेंस की एक कंपनी है यूके की, यूके की एक फाइनेंस की कंपनी है, उनके द्वारा दिया जाता है। मैन इंटरनेशनल नाम से कंपनी है, वो देते हैं दोनों ही अवार्ड। तो मैन बुकर इंटरनेशनल तो प्रीवियस क्लास में करंट अफेयर में बता चुका हूं मैं। बुकर प्राइज इस साल का नया वाला भी आ गया है, नया वाला भी आ गया है। दोनों यूके की ही कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं, दोनों ही लिटरेचर के अवार्ड हैं। बुकर प्राइज नोबल लिटरेचर, एक तो लिटरेचर के लिए सबसे बड़ा सम्मान दुनिया में नोबल लिटरेचर, लास्लो क्रास्जनहुरकई को मिला, इस बार बताया था। और दूसरे नंबर पे बुकर। तो दो सबसे बड़े सम्मान लिटरेचर के दुनिया में, नोबल प्राइज लिटरेचर और बुकर प्राइज, सिंपली बुकर प्राइज। इन दोनों में ज्यादा पुराना बुकर प्राइज है, दोनों ही यूके की कंपनी देती है, दोनों ही लिटरेचर के अवार्ड हैं, पर जो ज्यादा पुराना है वो बुकर है। ये बाद में शुरू हुआ था, मैन बुकर इंटरनेशनल, जो प्रीवियस क्लास में हमने कराया था। बुकर प्राइज और मैन बुकर इंटरनेशनल यूके के ही द्वारा, एक कंपनी के द्वारा दिया जाता है। दोनों ही लिटरेचर के अवार्ड हैं, पर दोनों में अंतर क्या है? एक अंतर तो ये है, मैन बुकर इंटरनेशनल किसी भी भाषा का नॉवल लिखा गया हो, पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल होना चाहिए। किसी भी भाषा का नॉवल हो,
पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल होना चाहिए, तब दिया जाता है मैन बुकर इंटरनेशनल। बुकर प्राइज ओनली इंग्लिश नॉवल, ओनली इंग्लिश नॉवल, ट्रांसलेशन के लिए नहीं, इंग्लिश में ही होना चाहिए, ये इंग्लिश नॉवल के लिए ही होना चाहिए, और वो नॉवल यूके या आयरलैंड, यूके और आयरलैंड वगैरह में पब्लिश हुआ हो। तो ये कोई भी भाषा का नॉवल, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल होना चाहिए, तो मैन बुकर इंटरनेशनल मिलता है। अभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया भी था। बुकर प्राइज कोई और भाषा का नॉवल नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं, ये ओरिजिनली इंग्लिश ही होना चाहिए, ओरिजिनली इंग्लिश नॉवल ही होना चाहिए, उसके लिए दिया जाता है बुकर प्राइज। और इन दोनों में ज्यादा फेमस, ज्यादा पुराना बुकर प्राइज है, दोनों ही पॉपुलर, दोनों में ज्यादा पुराना बुकर प्राइज, दुनिया में ज्यादा जो मान्यता है नोबेल लिटरेचर की तरह, वो बुकर प्राइज की है। ठीक, कोइंसिडेंस ये रहा, नोबेल प्राइज लिटरेचर भी हंगरी ओरिजिन ऑथर को मिला, और बुकर प्राइज भी इस बार हंगरी ओरिजिन वाले को ही मिला है। हंगरी से ही ओरिजिन है दोनों ऑथर का, नोबेल प्राइज लिटरेचर वाला भी और जिनको बुकर दिया गया है वो भी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बुकर का। ठीक है, अब देखें, पॉइंट समझ आ गया। बुकर प्राइज ओनली इंग्लिश नॉवल, ऐसा नहीं है कि आप कन्नड़ा भाषा में लिखेंगे, इंग्लिश अनुवाद करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं, ओरिजिनली इंग्लिश ही होना चाहिए। मैन बुकर इंटरनेशनल में किसी भी भाषा का हो, इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। देखिए, डेविड जेले, इनको दिया गया है, हमें ध्यान क्या रखना है, बुकर प्राइज किसको मिला, डेविड जेले, बस ध्यान रखना है किसको मिला, और इन्होंने कौन सी किताब लिखी जिसके लिए दिया गया है। इनका एक नॉवल है फ्लैश। दो क्वेश्चन बनते हैं, ऑथर कौन है, डेविड जेले, इनको मिला, किताब का नाम क्या है, फ्लैश, ये दो क्वेश्चन हो गए। हंगरियन ब्रिटिश ऑथर, हंगरी ओरिजिन के हैं ये, हंगरियन ब्रिटिश ऑथर। और कोइंसिडेंस क्या रहा है, इस साल का नोबेल प्राइज लिटरेचर भी हंगरियन राइटर लास्लो क्राजनहोर्टे को मिला था। वो पॉइंट भी हमने ऐड कर दिया है, दोनों नाम एक साथ याद रहेंगे। बुकर मिला डेविड जेले, किताब का नाम फ्लैश, और नोबेल लिटरेचर भी इस साल हंगरियन ऑथर को ही, लास्लो क्राजनहोर्टे को दिया गया। दो तीन बार नाम रिपीट कर रहा हूं मैं, देख लीजिए याद हो गया क्या नहीं। चाहे रेलवे का पेपर हो, ईएससी हो, हर एग्जाम के क्वेश्चन, अवार्ड ऑनर हर पेपर में आता है। तो डेविड जेले, फ्लैश, किताब का नाम, बुकर प्राइज मिला है, हंगरियन ब्रिटिश, कहाँ के हैं, हंगरियन ब्रिटिश ऑथर। बुकर प्राइज के बारे में दो लाइन, ये दुनिया का नोबेल लिटरेचर की तरह ही बड़ा लिटरेचर अवार्ड है। ये यूके में ही 1969 में शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की। पहले ये कॉमनवेल्थ राइटर, कॉमनवेल्थ मैंने बताया था, जो ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी, जहां ब्रिटिश रूल किए हुए थे, उन्हीं कंट्रीज में से जो ऑथर होते थे उनको दिया जाता था। आगे जाके ये सबके लिए ओपन है, अब ऐसा नहीं है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में किसी को मिलेगा, अब ये सबके लिए ओपन है, किसी को भी मिल सकता है। शुरुआत जब हुई थी तब ये कॉमनवेल्थ कंट्री वाले जो ऑथर थे उनमें से दिया जाता था। कॉमनवेल्थ कंट्री जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे थे, जहां ब्रिटिश का रूल रहा था, अब ये सबके लिए ओपन है। इंग्लिश भाषा में जो बेस्ट नॉवल लिखा जाएगा साल में, उसको दिया जाता है, मिलता हर साल है ये अवार्ड, हर साल बुकर प्राइज दिया जाता है। जो बेस्ट नॉवल होता है ओरिजिनली इंग्लिश भाषा ही होनी चाहिए। द बुकर प्राइज अवार्ड्स एनी नॉवल ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश, और यूके आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो, यूके आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो, ओरिजिनली इंग्लिश वर्क ही होना चाहिए, ट्रांसलेशन इंग्लिश नहीं, ओरिजिनली इंग्लिश नॉवल होना चाहिए। और इसमें 50,000 ब्रिटिश पौंड मिलते हैं विनर को, यूके करेंसी है पौंड, ब्रिटिश पौंड, तो विनर को मिलता है 50,000 पौंड। और जो जो लोग लिस्ट में और शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो जो नॉवल शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, 2500 पौंड उनको भी मिलता है। क्या कभी किसी इंडियन को बुकर मिला हुआ है, इंडियन रहा हो या इंडियन ओरिजिन का रहा हो, इंडियन रहा हो या इंडियन ओरिजिन का रहा हो। वीएस नायपॉल इंडियन ओरिजिन के थे, बाद में दूसरे कंट्री चले गए, इनके पेरेंट्स जो थे इंडियन थे। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था, अरुंधति रॉय
किरण देसाई, अरविंद अडीगा, तो पूरी तरह से इंडियन या इंडियन ओरिजिन के क्या किसी ऑथर को पहले बुकर मिला है? ये कुछ उदाहरण है। तो ये हो गया बुकर प्राइज के बारे में, बस इतनी इंफॉर्मेशन हमारे मतलब की है। एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, किसको मिला, किस किताब के लिए मिला, और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाए तो 2025 में इनको इस बुक के लिए मिला है, ये सिर्फ इंग्लिश भाषा में दिया जाता है, ऐसे करके 3 स्टेटमेंट बना देगा। ठीक, यूके आयरलैंड में वो पब्लिश हुआ हो नॉवल। समझ पाए भाई? अगले पॉइंट पे चले। एक्सरसाइज त्रिशूल। त्रिशूल नाम से एक अभ्यास किया गया जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स तीनों शामिल रहे, और कुछ हमारी और भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह हैं उन्होंने भी भाग लिया। कुछ हमारी और भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। तो एक्सरसाइज त्रिशूल, त्रिशूल 2025 में अभ्यास किया है हमारी सेनाओं ने, उसका नाम था, उस अभ्यास का नाम है। किस तरफ हुआ है? गुजरात और राजस्थान, जो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ का एरिया है उधर, गुजरात और राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ का जो एरिया है उधर हुआ है ये, जहां सर क्रीक रेखा है, सर क्रीक, रैन ऑफ कच्छ, सौराष्ट्र, ये सब एरिया है। तो गुजरात राजस्थान का जो डेजर्ट साइड का एरिया पाकिस्तान के नजदीक वाला, उधर अभ्यास किया गया है, जिसमें इंडियन नेवी लीड कर रही थी, नेवी ने इनिशिएट किया था, इसमें आर्मी और एयरफोर्स भी शामिल रहे। इसका जो थीम है, थीम क्या है? जय नाम से, ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, इस थीम के तहत इसको कंडक्ट किया गया। तो त्रिशूल नाम से अभ्यास 2025 में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स नवंबर 25 से शुरुआत में हुआ है, जय थीम के तहत। जय का मतलब ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन। राजस्थान गुजरात के डेजर्ट एरियाज में कंडक्ट किया गया है इसको। राजस्थान गुजरात के डेजर्ट एरिया में, सौराष्ट्र का क्षेत्र है, रन ऑफ कच्छ है, सर क्रीक रेखा, उन एरिया में कंडक्ट किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसमें शामिल थे कि जो भारत की सुरक्षा है, अरब सागर की तरफ सुरक्षा है, डेजर्ट एरिया की सुरक्षा है, उसको मजबूत किया जा सके। इसमें भारत की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड ये भी शामिल रहे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये भी शामिल रहे, और भी कुछ सेंट्रल एजेंसी शामिल रही, जिससे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, जरूरत पड़ने पर इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो सके और ये मिलकर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। मेजर फोकस इस एक्सरसाइज का था सिनर्जी मेंटेन करना आर्म्ड फोर्सेस के बीच में और हमारी जो बाकी फोर्सेस है पैरामिलिट्री, उनके बीच में। ज्वाइंट एफर्ट के द्वारा हम सिक्योरिटी और स्ट्रेंथन कर सकें इस एरिया में। इसमें इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर काम, साइबर वॉरफेयर, सर्विलेंस, कई सारी चीजों पे अभ्यास किया गया है। यहाँ पे कई सारी चीजें कंडक्ट की गई। तो ये सब सेनाएं मिलकर, साथ में पैरामिलिट्री मिलकर, ये सब एरिया में अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकें भारत के पश्चिमी बॉर्डर की तरफ, अरब सागर की तरफ, अरब सागर और डेजर्ट एरिया की तरफ। तो क्वेश्चन यही है, एक्सरसाइज त्रिशूल कहां पर हुई है और किसके बीच है? ये इंडिया अमेरिका के बीच हुआ है या इंडिया की ही सेनाओं के बीच हुआ है? किस एरिया में कंडक्ट किया गया है? उद्देश्य क्या था? ठीक, इन्वायरमेंट में जैसा मैंने बताया था, जो अपडेशन का पार्ट है वो हम करंट अफेयर में डील करेंगे। इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा था UNFCCC कन्वेंशन, एक ये कन्वेंशन पढ़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी जो हर साल मीटिंग कराई जाती है उसे कहते हैं कॉप। जैसे पिछली कॉप आपने पढ़ी बाकू अजरबैजान में हुई थी, पिछली वाली जो कॉप है अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई थी। अगला सवाल है, इस बार की कॉप, कॉप नंबर 30, UNFCCC की कॉप नंबर 30, ये कहां? ब्राजील, ये होस्ट किया है ब्राजील ने। तो UNFCCC क्या चीज है? इन्वायरमेंट जो लोग EAC में पढ़ चुके होंगे, तो बाकी एग्जाम वाले भी, इन्वायरमेंट में हमने पढ़ाया हुआ था क्लाइमेट चेंज के लिए एक जो सबसे बड़ी कन्वेंशन दुनिया में, उसका नाम है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस कन्वेंशन के तहत हर साल मीटिंग होती है, उस मीटिंग को कहते हैं कॉप। कॉप शब्द का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप शब्द का मतलब है कॉन्फ्रेंस
ऑफ पार्टीज, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप। तो कॉप नंबर 30, कॉप की 30वीं बैठक 2025 में, कॉप की 30 नंबर बैठक 2025 में ब्राजील में हुआ है। ये बैठक ब्राजील में। तो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के लिए कन्वेंशन है, हर साल इसकी मीटिंग होती है, उसे कॉप कहते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज का मतलब यहाँ कंट्री है, कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस। तो पिछले साल बाकू अजरबैजान में हुई, इस साल ये 2024 वाला, पिछले साल का, इस साल वाला कहां पर, ब्राजील, कॉप 30। तो एक सवाल तो एग्जाम का है, कॉप 30 कौन सा कंट्री होस्ट किया, आंसर ब्राजील, ब्राजील ने होस्ट किया, लास्ट ईयर बाकू में हुआ। 1997 1997 में इसी की कॉप हुई थी, इसी की थर्ड मीटिंग हुई थी क्योटो जापान में, जहां साइन हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, सबको याद होगा। इसी की मीटिंग, थर्ड मीटिंग जो है 1997 में क्योटो में हुई थी जापान में, वहीं पर क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था। इसी की मीटिंग हुई थी 2015 में पेरिस में, जहां पेरिस एग्रीमेंट था, एनवायरनमेंट के लिए साइन हुआ था, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी की 30 नंबर बैठक जो इस साल है ब्राजील। अभी समझ आ गया होगा बैकग्राउंड। तो एनवायरनमेंट वगैरह का भी जो अपडेशन मैंने आपको जो कमिट किया था करंट अफेयर में, सब होता चलेगा। अब दोबारा एनवायरनमेंट में अपडेट थोड़ी करने जाएंगे, यहाँ पर अपडेशन होता चलेगा। पिछली क्लासेस में भी एनवायरनमेंट का अपडेशन हम करते चल रहे हैं। देखो 30 नंबर की कॉप UNFCCC की मीटिंग बेलेम, ब्राजील में जगह है बेलेम, होस्ट ये कर रहे हैं ब्राजील, और ब्राजील में जो शहर है बेलेम, यहाँ पर हो रही है। अमेरिका चाइना पार्टिसिपेट नहीं किए, इंडिया ने भी लोअर लेवल का डेलीगेशन भेजा है। इससे दुनिया में डिबेट शुरू हो गई है कि लग रहा है एनवायरनमेंट के मामले पे कंट्री जो है सीरियस नहीं है। भाई अमेरिका चाइना इंडिया इतने बड़े बड़े कंट्री अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, सिंसियर नहीं होंगे, तो आप क्या अचीव कर पाओगे, कुछ नहीं। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट बताता हूं मैं, देखो ये है पेरिस एग्रीमेंट, UNFCCC की ही मीटिंग थी, कॉप 2015 में हुई थी। कंट्रीज ने क्या कहा था, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस सेंचुरी के एंड तक आते आते 4.5 डिग्री सेल्सियस अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस सेंचुरी 21st सेंचुरी चल रही है, इस सेंचुरी के अंतिम तक आते आते 4.5 डिग्री सेल्सियस अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर मिलकर कंट्रीज ने मीटिंग करके तय किया था, हम 2 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, और आइडियली प्रयास करेंगे 1.5 डिग्री से ऊपर ना हो पाए। 4.5 डिग्री का अनुमान था कि 4.5 डिग्री तक अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है। कंट्रीज ने मीटिंग की, पेरिस एग्रीमेंट साइन किया कि 2 डिग्री से ऊपर हम नहीं जाने देंगे, और आइडियली 1.5 डिग्री तक ही रखेंगे। पर वो पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, वो पेरिस एग्रीमेंट की बात 2015 में जो हुई थी, लग रहा है वो अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 डिग्री और 1.5 डिग्री तक हम बढ़ने नहीं देंगे, ऑलरेडी इससे ऊपर जा रहा है, और 4.5 डिग्री का अनुमान था बढ़ेगा। तो कंट्रीज ने कहा हम इससे ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, पर ये अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा। लग रहा है कि 4.5 डिग्री पहुंच ना जाए, और 4.5 डिग्री अर्थ का टेम्परेचर एवरेज बढ़ने का मतलब है ग्लेशियर वगैरह बहुत तेजी से मेल्ट होंगे, ओशियन और एक्सपेंड हो जाएगा, जमीन और कम हो जाएगी, डिजास्टर और बढ़ने लगेंगे, लोगों को माइग्रेट करना पड़ जाएगा, जो समस्याएं हैं ग्लोबल वार्मिंग की और बढ़ने लगेंगी। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में इसीलिए साइन हुआ था। ये भी UNFCCC की बैठक हुई थी पेरिस में, कॉप, तो ये तभी साइन किया गया था कि 4.5 डिग्री टेम्परेचर लग रहा था बढ़ेगा, और यहाँ कंट्रीज ने कहा कि हम इससे ऊपर नहीं जाने देंगे, पर ये अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि COP 30 में अमेरिका का एब्सेंट रहना, चाइना का एब्सेंट होना, इंडिया का लोअर लेवल डेलीगेशन भेजना, इससे पता लग रहा है कि ये लोग सिंसियर नहीं है इस मुद्दे को लेकर। अब देखो, तो COP 30 UNFCCC बेलेम ब्राजील में शुरू हुआ। अमेरिका चाइना गए नहीं, अमेरिका ने लोअर लेवल का डेलीगेशन भेजा है। बेलेम जो है ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट एरिया के नजदीक पड़ता है। बेलेम जो क्षेत्र है ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास का एरिया है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे इतने घने जंगल, इतने पेड़ पौधे, इतने घने जंगल हैं
लगभग 150 से 200 बिलियन टन CO2 जो एटमॉस्फेयर में आ रही है उसको ये एब्जॉर्ब करता है इतना फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, भारत के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि अमेज़न के जंगल लगभग 150 से 200 बिलियन टन कार्बन इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं अर्थ से। तो अर्थ एटमॉस्फेयर जितनी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, गाड़ियां, इतना कार्बन एमिशन हो रहा है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट अकेला ही 150 से 200 बिलियन टन इतना कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है। और अमेज़न के जंगल भी काटे जा रहे हैं, ब्राजील में भी डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही, अमेज़न के जंगल भी खतरे में है। ठीक है, तो जहां पे मीटिंग होती है वो कंट्री उसको चेयरमैन होता है, चेयर करता है। जहां पे मीटिंग है तो COP30 ब्राजील में हो रहा है। इसका जो एजेंडा रखा गया है, समिट का एजेंडा रखा गया है कलेक्टिव क्लाइमेट एक्शन, और COP30 को टाइटल दिया गया इम्प्लीमेंटेशन कॉप। मतलब कॉप में जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ग्राउंड पर तो आए, वो रियलिटी तो बने, वो इम्प्लीमेंट तो हो। मीटिंग कर रहे हो, चाय नाश्ता कर रहे हो, ग्राउंड में कुछ दिख नहीं रहा, तो बस हर साल मीटिंग कर रहे हो और क्लाइमेट कंट्रोल तो हो नहीं रहा। तो ये एक तरीके से कॉप का इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस है कि भाई जो बात कर रहे हो वो एक्शन में तो आए, ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शन। जो डिस्कशन हो रहा है फ्रूटफुल हो, वो ग्राउंड रियलिटी में नजर आए। क्लियर है? क्लाइमेट गोल को पूरा करने की दिशा में हम बढ़े, जो हमारा कमिटमेंट है उस दिशा में हम बढ़े। तो पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद ये बैठक हो रही है। मतलब 10 साल बाद मतलब ये नहीं है, बैठक हर साल होती है। पेरिस एग्रीमेंट में जो तय हुआ था उस बात को 10 साल हो गए हैं, बैठक तो हर साल होती है। पर वो जो पेरिस एग्रीमेंट डिसाइड हुआ था कि 2 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, वो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा। इस बात को मिस इंटरप्रेट मत करिएगा कि बैठक 10 साल बाद हो रही है। नो, पिछले साल बाकू में भी हुई है, अजरबैजान। पेरिस एग्रीमेंट में जो बात कही गई थी 2015 में, अभी तक वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही। इस बात को 10 साल और हो गए, ये कह रहा हूं मैं। पेरिस एग्रीमेंट के बाद भी 10 बैठकें हो गई, पर तो भी हमें कुछ कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। तो 10 साल हो गए पेरिस एग्रीमेंट को भी। यूएन के ज्यादातर कंट्री उसका हिस्सा थे, लगभग उसको साइन किए थे, और तय हुआ था कि अर्थ का टेम्परेचर जो 4.5 डिग्री बढ़ने का अनुमान है, हम 2 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देंगे, और आइडियली 1.5 डिग्री के नीचे रखेंगे। वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा, जबकि यूएन के लगभग कंट्री उसको साइन किए हुए हैं। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, यूएन के ज्यादातर देश उसको साइन किए हुए थे, लग रहा था कि सफल रहेगा, जिस तरह का कमिटमेंट लोगों ने जाहिर किया था। पर आज 10 साल के बाद भी वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा, जबकि हर साल बैठक हो रही है, पर वो अचीवमेंट नजर नहीं आ रहा। तो ब्राजील वाली मीटिंग में प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर पाए, क्लाइमेट चेंज को रोकने में कुछ सफलता हासिल कर पाए। तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें जिन पे बात हुई है COP30 ब्राजील में? क्लाइमेट फाइनेंस और इक्विटी के बारे में, क्लाइमेट फाइनेंस और इक्विटी। COP30 बिल्ड ऑन द बाकू, पिछले साल की जो मीटिंग हुई थी बाकू में, और बेलेम इस साल की जो बैठक है ब्राजील में। तो COP29 2024 में अजरबैजान के बाकू में हुई थी। COP29 2024 बाकू में हुई थी, अजरबैजान की राजधानी है। इस बार का ब्राजील में। तो ये कह रहे हैं 2024 में ही बैठक हुई, 25 की बैठक हुई, 24 से 25 तक में भी क्या। तो COP30 कह रहा है कि पिछले साल का डिस्कशन जो किए थे उसी को और आगे बढ़ाते हुए हम बेलेम ब्राजील में डिस्कशन को और आगे बढ़ा रहे हैं, और 1.3 ट्रिलियन डॉलर एनुअली 2035 तक मोबिलाइज किया जाए क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए इतना पैसा और खर्च किया जाए, 1.3 ट्रिलियन डॉलर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी ब्राजील ने प्रपोज किया है ये, टू रिवार्ड कंट्री जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने में काम कर रहे हैं, उन देशों को रिवार्ड दिया जाए। जो देश जंगलों को बचाने के लिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको कुछ पैसे का लालच, कुछ बेनिफिट उनको दिए जाए, कुछ रिवार्ड दिए जाए, जिससे उनको मोटिवेशन आए। ये भी इसमें तय हुआ। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में क्या है, ब्राजील ने ये प्रपोजल रखा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने में जो देश प्रयास कर रहे हैं उनको भी कुछ फंडिंग वगैरह की जाए, जिससे मोटिवेशन आए, वो जंगलों को बचाएंगे। तो इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में एग्रो फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, जो देश एनवायरनमेंट को इस तरह से फायदा कर रहे हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह को, उनको कुछ पैसा वगैरह दिया जाए, रिवार्ड दिया जाए,
जिससे वो मोटिवेट हो और बेटर कंजर्वेशन हो सके। 105 और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर सब पॉइंट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में क्या दिया जाएगा, पहला पॉइंट, इट एम्स टू मोबिलाइज 125 बिलियन डॉलर तो लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए दिए जाएंगे। 70-80% फंड जो है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा आएगा। ठीक है, ये जो लिखा है TFFF, इसके अंदर ये चीजें होंगी। कुछ एजेंडा वगैरह 2-4 हमने लिख दिए हैं, इसके अंदर क्या क्या तय हुआ है। 50 देशों ने इसको इंडोर्स कर लिया है। COP30 का जो फोकस एरिया, 6 फोकस एरिया रखे गए हैं, इसमें एनर्जी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्लीन एनर्जी वगैरह को प्रमोट किया जाए। GHG एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कमी लाई जाए। फॉरेस्ट, ओशियन बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है उस पर ध्यान दिया जाए। फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की जाए। अर्बन इंफ्रा को बेटर किया जाए एनर्जी एफिशिएंट तरीके से। वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाए और ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट हो सके। COP30 का कोर एजेंडा, ये 6 मेन एरिया है जिस पर बेस था। ये 6 मेन एजेंडा जिस पे ये बेस था। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक, कजाकिस्तान ने ज्वाइन किया है अब्राहम अकॉर्ड। क्या चीज है ये, जरा समझें। अब्राहम अकॉर्ड का क्या मतलब है। मिडल ईस्ट एशिया का जो एरिया है, लगातार जहां लंबे टाइम से टेंशन बनी हुई है, मिडल ईस्ट एशिया वाला एरिया यही सब है। फिलिस्तीन है, यूएई है, बहरीन है, ये वाले सारे कंट्री है मिडल ईस्ट एशिया। सेंट्रल एशिया में ईस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब। तो सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट एशिया वाला जो एरिया है, ये वाला पार्ट उससे संबंधित है। इजराइल का अपने अगल बगल कई देशों से क्लैश चल रहे हैं, दुश्मनी चल रही है। तो अमेरिका ने एक इनिशिएटिव लिया कि इजराइल का नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन अच्छा हो, पीस ट्रीटी की तरह मानिए, शांति समझौते के तौर पर अमेरिका ने इनिशिएट किया अब्राहम अकॉर्ड, उसका नाम दिया अब्राहम अकॉर्ड की शुरुआत की, जिसमें इजराइल के साथ और कंट्रीज के समझौते कराए जाएं, दोस्ती कराई जाए, शांति समझौते कराए जाएं और इस एरिया में शांति स्थापित हो सके। और इजराइल अमेरिका का ही चेला है इस एरिया में, अमेरिका की प्रेजेंस को इस एरिया में बनाए रखता है वो, क्योंकि अमेरिका अगर इस एरिया में मजबूत नहीं रहेगा तो रशिया इस एरिया में मजबूत हो जाता। तो रशिया का जब इस एरिया में इन्फ्लुएंस था, अमेरिका ने उस समय अपनी प्रेजेंस को यहाँ मजबूत करना शुरू किया। रशिया का पहले होल्ड हुआ करता था, तो अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस को इस एरिया में बढ़ाया था। तो इजराइल अमेरिका की तरफ से, उसका चेला इजराइल, ये अमेरिका की प्रेजेंस को एक तरीके से इस एरिया में बनाया हुआ है। इजराइल फिलिस्तीन इश्यू जो हो रहा है, कई देशों से इजराइल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका का लिए पूरा सपोर्ट है इजराइल को। तो अब्राहम अकॉर्ड इन्होंने साइन कराया था अमेरिका ने इजराइल और कई देशों के बीच में, जिससे शांति समझौता हो और यहाँ पर अमेरिका की होल्ड और बढ़ सके, अमेरिका और मजबूत हो सके। तो 2020 के बाद लगभग एक कंट्री यूएई, इन्होंने भी साइन किया था। एक कंट्री बहरीन, इन्होंने भी साइन किया। अफ्रीका के भी 2 कंट्री जिन्होंने साइन किया था, अफ्रीका की तरफ से मोरक्को ने भी साइन किया था और एक कंट्री सूडान ने भी साइन किया था। तो अब्राहम अकॉर्ड, ये शांति समझौते को पहले साइन किया था यूएई और बहरीन ने, ये सेंट्रल एशिया वाले, जो ये वेस्ट एशिया का एरिया है। उसके बाद अफ्रीका की तरफ से मोरक्को और सूडान ने भी साइन किया। अभी और भी कंट्री इससे जुड़ते जा रहे हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड क्या है, आप कहेंगे शांति समझौता जो अमेरिका करवा रहा है इजराइल और कुछ देशों के बीच में, इजराइल और कुछ देशों के बीच में, जिससे अमेरिका के प्रेजेंस, होल्ड उस एरिया में बना रहे और इजराइल के साथ कुछ अच्छे रिलेशन कंट्रीज के आसपास में डेवलप हों, क्योंकि इजराइल हर तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो अमेरिका कोशिश क्या कर रहा है कि फ्रेंडली रिलेशन कंट्रीज के साथ इसके बिल्डअप हो यहाँ पर। क्लियर है भरत, मैंने पिछली क्लास में ईएससी को लेकर बताया था कि दिसंबर का महीना लगातार अपडेशन, जो टॉपिक जोड़ने से बताया है मैंने, कराने हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है, ईएससी में कंटेंट बहुत अवेलेबल है, उतना पहले रेडी कर लो। जब मैं अपडेशन करूंगा एथिक्स में 1-2 टॉपिक मान लो ऐड होंगे,
कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, दिसंबर पूरा इसी पे रहेगा। पर आईसीटी का अपडेशन, करंट अफेयर का जो है पार्ट है, एनवायरनमेंट है, उन सब का अपडेशन करंट अफेयर में ही होगा। आईसीटी और एनवायरनमेंट वगैरह का जो अपडेशन है वो इसी में रहेगा। आप एनवायरनमेंट जो मैंने फोल्डर में डाला वो पूरा कर सकते हैं, उसका अपडेशन वाला पार्ट करंट अफेयर में डील हो रहा है। ठीक है, पिछले सेशन में ईएससी को लेके मैंने बताया भी था, वो सेशन आप देख लीजिए। अभी 2-3 दिन पहले ईएससी को लेकर सेशन किया था मैंने, क्या करना है, क्या मैं अपडेट करूंगा बताया था मैंने। तो अब्राहम अकॉर्ड में अभी नया कंट्री ज्वाइन हो गया, कजाकिस्तान। एग्जाम का क्वेश्चन ये है। अब्राहम अकॉर्ड भी आप समझ गए क्या चीज है, और क्वेश्चन बस करंट अफेयर में क्या है, अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाला नया कंट्री कजाकिस्तान। कजाकिस्तान नवंबर 6, 2025 कजाकिस्तान ऑफिशियली एग्री कर गया है अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए। यह फैसला C5+1 ग्रुप की मीटिंग 2025 में वॉशिंगटन में हुई है, वहां पर यह फैसला लिया गया। C5+1 ग्रुप है, यह समिट 2025 में अमेरिका में वॉशिंगटन में हुई है, वहां कजाकिस्तान ने ऑफिशियली एग्री कर गया अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा होने के लिए। C5+1 क्या चीज है? सेंट्रल एशिया के 5 देश, सेंट्रल एशिया के 5 देश और अमेरिका के बीच का एक ग्रुप है। सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री और अमेरिका के बीच का एक ग्रुप है, जो सेंट्रल एशिया के कई सारे मुद्दों पर ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं, इसे अपनी मजबूती, अपने रिलेशन को मजबूत करते हैं। 5 सेंट्रल एशियन है, इस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री, इनके साथ अमेरिका। तो C5 का मतलब है सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री, इस्तान जो है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 और अमेरिका। और किन इश्यूज पे काम करते हैं? इंप्रूव और स्ट्रेंथन करना अमेरिका की रिलेशनशिप इन देशों के साथ, इन देशों के साथ अमेरिका की रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। और क्या डिस्कशन वगैरह करते हैं? आसपास के एरिया में जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर डिस्कशन करते हैं ये लोग। जैसे अफगानिस्तान में जो वॉर की स्थिति थी, सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, टेरर के ऊपर जो इशू है, ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुद्दे हैं, आर्थिक इश्यूज हैं जैसे कि व्यापार संबंधित, जॉब ग्रोथ के इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, इन सब एरिया में ये लोग डिस्कशन करने वाला ग्रुप है। ये लोग इस क्षेत्र में जहां जहां कंट्रीज में डिस्टर्बेंस है, युद्ध की स्थिति है, टेररिज्म है, ड्रग का इशू है, इंसान को खरीदना बेचना मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्थिक इशू जैसे व्यापार, जॉब ग्रोथ इस क्षेत्र में, और एनवायरमेंटल मुद्दे, इन सब चीजों में डिस्कशन वाला ग्रुप है, उसका नाम है C5+1। तो C5+1 की मीटिंग थी 2025 की वॉशिंगटन में, यहाँ पर कजाकिस्तान ने एग्री किया अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ पर कजाकिस्तान ने अनाउंस किया है इसका हिस्सा बनने के लिए। क्या जितने कंट्री C5+1 में है, क्या वो सारे अब्राहम अकॉर्ड में शामिल है? नहीं, अब्राहम अकॉर्ड सबने साइन नहीं किया है। तो अब्राहम अकॉर्ड क्या चीज है? अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका लीड कर रहा है इसको, डोनाल्ड ट्रंप 2020 से इनिशिएट इसको किया गया इशू को। डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अमेरिका की मध्यस्थता के द्वारा इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच में संबंधों को सुधारा जाए। सितंबर 2020 में यूएई, बहरीन ये इससे जुड़े, इसके बाद अफ्रीका का मोरक्को, सूडान ये इससे जुड़े। इससे अभी तक यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान ये सब साइन कर चुके। ये जो अकॉर्ड है, ये जो एग्रीमेंट है, मिडल ईस्ट क्षेत्र के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अरब देशों से इजराइल की जो दुश्मनी चली है एक लंबी, उसको खत्म करके कुछ देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन और शांति स्थापित की जाए, ये इसका उद्देश्य है। अब्राहम अकॉर्ड डिजाइन किया गया था शांति और स्थिरता मिडल ईस्ट क्षेत्र में लाई जाए, इजराइल के साथ इन कंट्रीज के रिलेशन को सुधार कर। कजाकिस्तान इसमें नया कंट्री शामिल हो रहा है। और भी देशों से बातचीत चल रही है। कुछ समय में लग रहा है कि अजरबैजान और उज्बेकिस्तान इससे जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं है। तो क्या C5+1 के सारे कंट्री अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है? यूपीएससी क्वेश्चन अगर बनाता है 3 स्टेटमेंट दे देगा। C5+1 के सारे मेंबर अब्राहम अकॉर्ड में है? गलत। C5+1 एक ग्रुप है
जिसमें सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री और अमेरिका, इनकी हर साल बैठक होती है, अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करते हैं, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, टेररिज्म, वॉर, इन सब चीजों पे बातचीत करते हैं। और अब्राहम अकॉर्ड शांति समझौता है जो अमेरिका के मीडिएशन से इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में हो रहा है। कुछ कंट्री उससे जुड़े हैं, सारे नहीं। तो कौन कौन जुड़े हैं? यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, कजाकिस्तान लेटेस्ट। बातचीत चल रही है अजरबैजान, उज्बेकिस्तान के साथ। लग रहा है ये भी कुछ समय में इसका हिस्सा बनेंगे। इजराइल के साथ शांति समझौता एक तरीके का, अमेरिका के मीडिएशन से। क्या भाई समझ पाए? क्वेश्चन समझ पाए? करंट में क्या न्यूज में रहा? क्वेश्चन क्लियर है? भरत, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एथिक्स वगैरह में देखो, आईसीटी, एनवायरनमेंट, इन दोनों का अपडेशन करंट अफेयर में हो रहा है। आईसीटी का अपडेशन साइंस एंड टेक के नाम से 7-8 लेक्चर है, उनमें भी है। एथिक्स की जो आप बात कर रहे हो, एथिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये जो 2-3 सब्जेक्ट हैं, इनका कंबाइंड अपडेशन कराऊंगा दिसंबर में। बाकी जितना है वो रेडी कर लेना, ठीक। आईसीटी, एनवायरनमेंट का करंट अफेयर में होता जाएगा। साइंस एंड टेक के 7-8 लेक्चर हैं, उनमें भी है। एथिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी, इन तीनों का कंबाइंड अपडेशन थोड़ा बहुत जो करना है दिसंबर में कवर करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो ईएस के लिए आप चिंता ना करें, जितना कंटेंट आरोहण पे है उतना ही कर लो, बहुत है। उसका 50% भी कोई नहीं करने वाला, कहीं से भी आप कंपेयर करना। तो जितना कंटेंट यहाँ है काफी होगा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ज्यादा कोई कराएगा भी नहीं। क्योंकि अभी नवंबर के महीने में करंट अफेयर में अपडेट कर दूंगा, नवंबर तक का पूरा करा दूंगा। और अभी क्लास चल रही है आरपीएससी सोशल एस्पेक्ट, वो भी नवंबर में खत्म हो जाएगा। ईपीएफओ का भी एग्जाम हो जाएगा, तो नवंबर में तो ये तो 2 कोर्स से फ्री हो जाएगी, ईपीएफओ भी, आरपीएससी भी। और नवंबर तक का करंट अफेयर अपडेशन ईएस का भी करा देंगे हम। दिसंबर में खाली बचेगा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत टॉपिक ऐड करना। कंचनजुंगा नेशनल पार्क को गुड कैटेगरी में रखा गया है इन्वायरमेंट की एक संस्था आईयूसीएन के द्वारा। अब अगर इन्वायरमेंट में आईयूसीएन आपने पढ़ा है तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक लाइन अपडेट ही तो करना है, पर पॉइंट वही है, इन्वायरमेंट कवर हुआ कि नहीं। इन्वायरमेंट की एक संस्था है आईयूसीएन। अब जब आप मुझे बताइए, ईएससी वाले जो स्टूडेंट हैं, आईयूसीएन कब बना था? पिछली क्लास में भी कराया था। और हेडक्वार्टर कहां पर है? रेड डाटा लिस्ट आईयूसीएन ही जारी करता है। तो कुल मिला के पढ़िए, बोलो भाई। 1948 में बना था। कहाँ हेडक्वार्टर है? स्विट्जरलैंड का ग्लैंड शहर। रेड डाटा बुक यही जारी करते हैं, जिसको हम रेड लिस्ट भी कहते हैं, रेड डाटा बुक आईयूसीएन। तो आईयूसीएन ने कंचनजुंगा नेशनल पार्क को गुड स्टेटस दिया है। गुड स्टेटस मतलब इंडिया का अकेला ऐसा नेशनल पार्क जिसको पॉजिटिव स्टेटस दिया है। पॉजिटिव मतलब जहां पर इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। बाकी जगह इंडिया में सुंदरबन का एरिया, वेस्टर्न घाट का एरिया, हमेशा चर्चा क्या रहती है, भाई हालत खराब है, स्पीसीज विलुप्त होते जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, यही तो सुनते रहते हैं। पर कंचनजुंगा के लिए, कंचनजुंगा नेशनल पार्क के लिए कहा गया है गुड का गुड स्टेटस दिया गया है। और पॉजिटिव मतलब इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। कारण क्या है? एक तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची पीक है, रिमोट एरिया पड़ता है, आसानी से टूरिस्ट पहुंच नहीं पाते। सुंदरबन वगैरह में या वेस्टर्न घाट में जितने टूरिस्ट बहुत पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश वगैरह में, उतने या इन्फ्लो यहाँ नहीं हो पाता, उतने टूरिस्ट यहाँ नहीं पहुंच पाते। तो ये एरिया बचा हुआ है, तो ये इसको आईयूसीएन ने गुड कैटेगरी, भारत का एकमात्र नेशनल पार्क जिसको पॉजिटिव स्टेटस दिया है। और अगर आपको पता हो तो यूनेस्को हेरिटेज का पार्ट भी है ये। यूनेस्को के जो हेरिटेज हमने पढ़ाए हुए हैं, 3 तरह के हेरिटेज होते हैं, कल्चरल, नेचुरल और एक बताया था मिक्स कैटेगरी। कल्चरल, नेचुरल, मिक्स, कल्चरल, नेचुरल, मिक्स। एक चीज करंट अफेयर में और ध्यान दें, कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत सारी क्लासेस हैं, कैसे कर पाऊंगा? जो नए लेक्चर हैं उनको पहले करो ना भाई। जो नए लेक्चर हैं उनको पहले क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलो भाई। स्टैटिक जीके कवर कर लो, इकोनॉमी कवर कर लो। स्टैटिक जीके और इकोनॉमी कर लोगे
करंट अफेयर का जो पोर्शन है उसको 2025 वाला लेक्चर पहले कर लो, 24 वाले उसके बाद करो। देखो, तो 2025 के लेक्चर जो मैं लेटेस्ट लेक्चर हैं उनको पहले करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो। स्टैटिक जीके कर सकते हो, वो नहीं बदलेगा, इकोनॉमी नहीं बदलेगा। करंट अफेयर जो है 25 वाले लेटेस्ट वाले पहले नवंबर, अक्टूबर, अगस्त डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते चलो। हर लेक्चर के ऊपर डेट लिखा हुआ किस दिन कराया था, तो नए लेक्चर पहले कवर कर लो। तो यूनेस्को में हेरिटेज जो होते हैं 3 कैटेगरी के होते हैं। कल्चरल हेरिटेज, लाल किला, इम्बेडका, हम्पी, ये कल्चरल में आते हैं। नेचुरल में आते हैं, नेचुरल में आपका ये फॉरेस्ट एरिया वाले आ गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट का एरिया नेचुरल में आएगा। मिक्स कैटेगरी का मतलब है जिसका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी हो, वो ट्राइबल रहते हो, उनका कोई फेस्टिवल जुड़ा हो, और नेचुरल एरिया भी हो। मिक्स कैटेगरी में भारत के पास एक ही हेरिटेज है, कंचनजुंगा। मिक्स कैटेगरी में एक ही हेरिटेज है, तो कंचनजुंगा नेशनल पार्क भी है। कंचनजुंगा मिक्स कैटेगरी का यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है भारत का, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व, तो कंचनजुंगा कई सारे पॉइंट हैं इसमें, ठीक है। काजीरंगा है अभिज्ञान सोनाली घोष वाला, काजीरंगा है, काजीरंगा असम में है। ये हम सिक्किम के कंचनजुंगा की बात कर रहे हैं, ये सिक्किम के कंचनजुंगा की बात हो रही है, अलग चीज है। देखो, तो कंचनजुंगा नेशनल पार्क गुड कैटेगरी में रखा गया है आईयूसीएन के द्वारा। एक ही इंडियन साइट है जिसको पॉजिटिव स्टेटस मिला, मतलब इंप्रूवमेंट, प्रजातियों में इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। तो नवंबर 2025 आईयूसीएन कंचनजुंगा नेशनल पार्क को गुड कैटेगरी में रखा गया है। एक ही भारत की ऐसी साइट जिसको ये रेटिंग दी गई है, जबकि वेस्टर्न घाट और सुंदरबन जैसे एरिया भारत के खतरा लगातार झेल रहे हैं, थ्रेट वहां बढ़ रहा है। काजीरंगा की बात नहीं हो रही, काजीरंगा असम है, वहां भी स्थिति सही नहीं है। हालांकि सोनाली घोष ने इंप्रूवमेंट किया, अवार्ड मिले, सब है, तो काजीरंगा में वन हॉर्न राइनो को बचाना डिफिकल्ट है। कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और इंडिया का मिक्स कैटेगरी का यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो इसका नेचुरल ब्यूटी भी है पर कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। मिक्स का मतलब है नेचुरल ब्यूटी भी है और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। 1784 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया है। माउंट कंचनजुंगा का एरिया है, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां भी हैं जो 85-86 मीटर की हैं। दुनिया की सबसे ऊंची तीसरी पीक भी है कंचनजुंगा, सिक्किम में। इसका एरिया सिक्किम और नेपाल पड़ता है। 280 के तकरीबन यहाँ ग्लेशियर भी हैं। फ्रेश वाटर का भी बड़ा सोर्स है। वाइल्ड लाइफ भी यहाँ देखने को मिलती है, जैसे स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, रेड पांडा, ब्लू भीड़, हिमालयन तार, और लगभग 550 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज इस एरिया में है। मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट एरिया है। लोकल कल्चर से किस तरह से जुड़ा हुआ है, लेप्चा समुदाय के लोग, तिब्बतन बुद्धिस्ट, वो लोग इन सब एरिया से कल्चरली भी जुड़े हुए हैं। कुछ इनके रिचुअल्स होते हैं, कुछ फेस्टिवल हैं, वो इस एरिया को बड़ा सैक्रेड, बड़ा पवित्र मानते हैं, वो इन सब एरिया से जुड़े हुए हैं, तो इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। कैसे यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखा गया, यहाँ की जो प्लानिंग की गई है, लोकल लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है और लोकल लोगों का अवेयरनेस है, प्लस इसकी रिमोट लोकेशन, आसानी से लोग पहुंच नहीं पाते। रेंजर्स जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स का अच्छा काम इस एरिया में, नेपाल के साथ कोऑपरेशन, कई सारे प्लान यहाँ पे काम कर गए जो ये एरिया बचा रहा और इम्प्रूवमेंट की तरफ है। वैसे कूड़ा कहीं भी फेंकना ये सब अलाउड नहीं है वहां पर, तो लोग भी जागरूक हैं, प्लानिंग अच्छी की गई है, सरकार का भी रोल है, ऑफिसर्स का काम अच्छा है, और नेपाल के साथ बॉन्डिंग भी बढ़िया रही, जिससे इस एरिया का कंजर्वेशन हो पा रहा है और शिकार जैसी चीजों को रोक पा रहे हैं। जानवरों को मारा जाता है उनके बॉडी पार्ट्स बेचने के लिए, इसको पोचिंग कहते हैं। पोचिंग जैसी चीजों को यहाँ पर कंट्रोल कर पाए हैं, और लोकेशन भी रिमोट है।
ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या? एक मिनट, मैं इसको जरा ऑफ करके ऑन करता हूँ, ओबीएस वर्क नहीं कर रहा है अभी। हेलो, हेलो, हेलो। अभी ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या? अभी ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है क्या? वीडियो आ रहा है क्या? हेलो, हेलो। हेलो, हेलो। ये वीडियो पिक नहीं कर रहा है अभी। वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ बेटा, पिक नहीं कर रहा है इसमें भी। एक मिनट। मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट वेट करिए जरा। वीडियो कैप्चर नहीं हो रहा है इसमें।
केबल तो ठीक है। हेलो हेलो। लैपटॉप वाले कैमरे से आएगा नहीं ना, वो कैमरे का फोकस नहीं बनेगा उसमें। टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों में ना यही दिक्कत है, अभी एक चीज़ ठीक कराओ तो एक इशू। ऑडियो बिल्कुल ठीक आ रहा है ना, वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। रीस्टार्ट करके देखते हैं बिल्कुल। हेलो हेलो। हेलो। वीडियो आ रहा है? वीडियो आ रहा है क्या? ओके। ऑडियो भी ठीक है? अभी ठीक है क्या? टेक्निकल चीज़ों में देखो यही इशू है, कितना भी अच्छा कर लो पर लाइव में दिक्कत यही आती है, कभी ऑडियो कभी वीडियो। ऑडियो क्लियर है? तो कंचनजंगा कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। कोचिंग वगैरह जो जैसे चीज़ है, ये यहाँ पर इसमें कमी है। कोचिंग वगैरह ज़्यादा देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। एक डाटा आया, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 का डाटा। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025, इसका एक डाटा जारी हुआ है। ये अभी भी थोड़ा सा हिल गया कैमरे का। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025, क्या रिपोर्ट आई? सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 का डाटा। एक इंस्टीट्यूट है ये, हेनरिक फाउंडेशन और आईएमडी। हेनरिक फाउंडेशन और आईएमडी के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया अक्टूबर में। 30 देशों के आंकड़े जारी हुए हैं, 30 कंट्रीज के आंकड़े जारी हुए, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरनमेंट, तीन चीजों का डाटा आया है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, तीनों का मिक्सचर।
इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, तीनों का मिक्सचर। तो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स हेनरी फाउंडेशन और आईएमडी इन्होंने जारी किया। 30 देशों के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरनमेंट, ये तीनों चीजों के आंकड़े दिए गए, तीनों चीजों को कवर किया गया है। अभी क्लियर है ना भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? तो इसमें इंडिया की रैंक क्या रही? इंडिया की रैंक जो है कंबाइंड, अगर तीनों पैरामीटर देखे जाएं, सस्टेनेबल मॉडल अगर देखा जाए तो इंडिया की रैंक रही है 23। क्वेश्चन क्या है, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स का जो डाटा आया, इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 23। 30 देशों में से 23 नंबर पे है इंडिया। और अगर अलग अलग देखें, इन्वायरमेंट के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, सोसाइटी के मामले में, तो इकोनॉमी के मामले में 18, सोसाइटी के मामले में 27, इन्वायरमेंट के मामले में 28, तीनों को मिलाकर सस्टेनेबल मॉडल पे एवरेज देखें तो 23 नंबर रैंक है भारत का। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स इंडिया की रैंक है 23। सस्टेनेबल मॉडल पे देखें और 3 पैरामीटर के बेसिस पे निकलती है, इकोनॉमी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, तीनों को लेकर निकाला जाता है रैंकिंग। अलग अलग तीनों पे देखें तो इकोनॉमी में 18, सोसाइटी में 27, इन्वायरमेंट 28, मिलाकर सस्टेनेबल उस पे देखें 23। तो 30 कंट्री की रैंक जारी की गई, 30 कंट्री की रैंक जारी की गई, जिसमें इंडिया की रैंक है सस्टेनेबल मॉडल में 23 आउट ऑफ 100। और टॉप कंट्री कौन रहे हैं, टॉप रैंक कौन रहे हैं? इंडिया की रैंक है 23, नंबर 1 पे। पिछली बार न्यूजीलैंड था, इस बार न्यूजीलैंड सेकंड पे चला गया, यूके नंबर 1 पे। इसमें सबकी रैंक जरूरी नहीं है, बट स्टार्टिंग के टॉप 3, स्टार्टिंग के 3। तो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में टॉप 3 हैं यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया है 23 पे। टॉप 3 रैंक है यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है 23 पे। बस यही क्वेश्चन है। तो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2 संस्थाएं हैं, हेनरी और आईएमडी, इन्होंने मिलकर जारी किया है अक्टूबर 2025 में। 30 कंट्री की रैंक जारी की गई है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और एनवायरमेंट तीनों बेसिस लिए गए हैं, तीनों बेसिस लिए गए। यूके इस बार न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ के टॉप पर आ गया है। 3 साल से न्यूजीलैंड टॉप पर था, 3 साल से न्यूजीलैंड टॉप पर था, इस बार यूके टॉप पर है। टॉप 3 कंट्री है यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया है 23 पर। अलग अलग सेक्टर में रैंकिंग देखेंगे तो ये है। इंडिया मैरीटाइम वीक, इंडिया मैरीटाइम वीक, मैरीटाइम मतलब समुद्री व्यापार, समुद्री सुरक्षा। इंडिया ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयोजन कराया है 27 से 31 अक्टूबर के बीच मुंबई में। अभी 27 से 31 अक्टूबर के बीच मुंबई में आयोजन हुआ इंडिया मैरीटाइम वीक 2025। दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम इवेंट हुआ ये, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीटाइम इवेंट। पीएम मोदी ने इसको एड्रेस भी किया और इसका थीम रखा गया था यूनाइटिंग ओशियंस, वन मैरीटाइम विजन। ये आ सकता है क्वेश्चन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीटाइम इवेंट कराया है भारत ने मुंबई में। 85 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। पीएम मोदी ने एड्रेस किया मैरीटाइम लीडर कॉन्क्लेव को, मुंबई में 27 से 31 अक्टूबर के बीच हुआ है। यूनाइटिंग ओशियन, वन मैरीटाइम विजन, इस नाम से आयोजन हुआ है। 85 कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 2016 से इस इवेंट को भारत करा रहा है, 2016 से भारत इस इवेंट को करा रहा है। यहाँ पर शिपिंग, पोर्ट, शिप बिल्डिंग, क्रूज टूरिज्म, ब्लू इकोनॉमी मतलब ओशियन बेस्ड इकोनॉमी, सस्टेनेबल मैरीटाइम फ्यूचर, इन कई सारी चीजों के बारे में डिस्कशन वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट वगैरह होते हैं। ये चौथी बार आयोजन हुआ है, 2016 में हुआ था और चौथा इवेंट था ये। 2016 में भी ये इवेंट कराया गया था, चौथा आयोजन है, 4th एडिशन में। क्लियर है? तो पीएम मोदी ने एड्रेस किया मैरीटाइम लीडर कॉन्क्लेव और चेयर किया है ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम, इंडिया मैरीटाइम इंडिया 25, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीटाइम इवेंट 27 से 31 अक्टूबर के बीच हुआ, जिसका थीम रखा गया था यूनाइटिंग ओशियन, वन मैरीटाइम विजन। 85 कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 2016 से ये आयोजन हो रहा है,
चौथी बार भारत ने इसको आयोजन किया है, जहाँ पे शिप बिल्डिंग, पोर्ट, व्यापार, टूरिज्म, इन सब चीजों पे चर्चा होती है, इन्वेस्टमेंट भी आता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने हाईलाइट किया, अपने एड्रेस में पीएम मोदी ने हाईलाइट किया इंडिया का मैरीटाइम ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप और फ्यूचर एम्बिशन क्या है, ओशियन इकोनॉमी के लिए हम क्या और प्लान कर रहे हैं। जैसे इंडिया में नए नए पोर्ट्स बन रहे हैं, पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, मैरीटाइम के कई सारे प्रोग्राम सरकार चला रही है, व्यापार को बढ़ा रहे हैं, सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं। लाखों करोड़ों के एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुए हैं कई देशों के साथ, जो भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी को दर्शाता है। लाखों करोड़ों के एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुए हैं जो भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी को दर्शाता है। क्लियर है? इंडिया ने हाल फिलहाल में इस क्षेत्र में क्या अचीवमेंट किए हैं, थोड़े बहुत डाटा हमने मेंशन कर दिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? ओके। इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक पोटेंशियल के बारे में कुछ बातें। भारत के पास 11,000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, 13 कोस्टल राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जो भारत की जीडीपी का 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। मैरीटाइम सेक्टर में इंडिया क्यों इतना मजबूत है? 11,000 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा कोस्ट लाइन है, 13 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल, और यूपी हमारे पास 60% जीडीपी में योगदान है समुद्री क्षेत्र का, 23.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ओशियन में आपके बाउंड्री से 200 किलोमीटर तक, 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो काफी बड़ा व्यापारिक क्षेत्र हमारे पास है समुद्र में। ग्लोबल इन्वेस्टर इसलिए भी आ रहे हैं। 800 मिलियन रेजिडेंट मैरीटाइम क्षेत्र में रहते हैं। 38 कंट्री, एक ग्रुप है हिंद महासागर में, देशों ने मिलकर ग्रुप बनाया हुआ है, व्यापार के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी। उससे इंडियन ओशियन क्षेत्र जो है, हिंद महासागर में जो कंट्रीज हैं उन सबका ग्रुप भी है। 38 कंट्री भारत के साथ जुड़े हैं व्यापार में। 12% हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट भी है। इंडिया का विजन क्या है मैरीटाइम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्या हम कर रहे हैं? पोर्ट्स हमारे डेवलप कर रहे हैं हम लोग, शिपिंग और शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, लॉजिस्टिक्स आसानी से मूवमेंट हो सके एक से दूसरी जगह, और मैरीटाइम स्किल बिल्डिंग। मैरीटाइम क्षेत्र में भारत क्या काम कर रहा है? तो 2047 तक भारत का जो टारगेट है कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, 2047 तक विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है कि डेवलप्ड कंट्री भारत को बनना है, तो मैरीटाइम सेक्टर का भी एक महत्वपूर्ण योगदान उसमें होगा। मैरीटाइम सेक्टर के बिना कैसे कर पाएंगे? जो हमारी जीडीपी का एक बड़ा पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है, तो मैरीटाइम सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए पोर्ट्स भी बन रहे हैं, शिप बिल्डिंग भी हो रही है, व्यापार, सामान का आना जाना इजी हो रहा है, और मैरीटाइम स्किल बिल्डिंग में भी ध्यान दे रहा है इंडिया। तो मैरीटाइम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भारत क्या कर रहा है? क्योंकि 2047 तक हमको डेवलप इंडिया बनने का हमारा विजन है, विकसित भारत बनने का विजन है। हाल फिलहाल में पोर्ट सेक्टर में क्या काम हुए हैं? विझिंजम पोर्ट करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूं। विझिंजम पोर्ट बना, ऑपरेशनल हो गया, पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर वेसल। कांडला पोर्ट गुजरात, इंडिया का मेगावाट स्केल ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल मुंबई, और लगातार जो कार्गो हैंडलिंग वॉल्यूम, ये सब हम लोग बढ़ा रहे हैं। हाल फिलहाल में जो पोर्ट बने जिनकी क्षमता बढ़ाई गई, ये सब पढ़ा रखा है। नए नए विझिंजम पोर्ट अलग से करंट अफेयर में बताया मुझे कुछ टाइम पहले। तो नए नए जो पोर्ट बने, क्षमता बढ़ाई जा रही है, कार्गो हैंडलिंग बढ़ रहा है, एफिशिएंट काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की मदद से पोर्ट चलाए जा रहे हैं, ये सारा डिस्कस हुआ है। तो मैरीटाइम सेक्टर में हाल फिलहाल में भारत ने क्या अचीवमेंट किए हैं, ये सब। कई सारी नई नई एप्स बनी हुई हैं, मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड एप्स वगैरह भी बनाए हैं। वेसल का जो मूवमेंट का टाइम है, सामान को पहुंचाने का समय है, ये सब चीजों में कमी आई है। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत की रैंक इंप्रूव हुई है। वर्ल्ड बैंक ने लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस पे रैंक जारी की थी 2025 में, फरवरी के आसपास। 139 देशों में 38 नंबर स्थान है भारत का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस के मामले में।
2025 में डाटा आया 139 कंट्री में इंडिया 38 पर है, जो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो लगातार इंडिया इस क्षेत्र में सुधार करता जा रहा है, इंप्रूवमेंट करता जा रहा है। एक दो छोटे छोटे पॉइंट और हैं इसमें। उत्तर प्रदेश 76 नंबर डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहा है, इसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। 76 नंबर जिला यूपी बनाने जा रहा है कल्याण सिंह नगर, जिसमें कुछ हिस्सा ले रहे हैं अलीगढ़ का और कुछ हिस्सा है बुलंदशहर का। एसएससी जेई के लिए भी एग्जाम के लास्ट मंथ का नहीं देखना, उसके पहले का। एग्जाम की डेट से लास्ट मंथ का नहीं, उसके पहले का एसएससी जेई के लिए। तो कल्याण सिंह नगर 76वां जिला होगा भारत का, इसमें अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्से काट के जिला बनाया जा रहा है। नए चीफ जस्टिस भारत के कौन बनने जा रहे हैं? जस्टिस बीआर गवई, ये रिटायर होने वाले हैं। और नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस होंगे। सिंगल लाइन में क्वेश्चन है ये। नए चीफ जस्टिस भारत के बीआर गवई जाने वाले हैं, जस्टिस सूर्यकांत होंगे नए चीफ जस्टिस, जो भारत के 53 नंबर के चीफ जस्टिस होंगे। एक और सवाल जीके में आ जाता है, इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? फर्स्ट सीजेआई, भारत के पहले चीफ जस्टिस थे हरिलाल जे कनिया। भारत के पहले चीफ जस्टिस का नाम था हरिलाल जे कनिया। फर्स्ट चीफ जस्टिस इंडिया के हरिलाल जे कनिया। क्लियर है? ब्रिक्स पढ़ा चुके हैं, आसियान क्या है, ब्रिक्स क्या है, सार्क क्या है। ब्रिक्स की 18वीं समिट 2026 में कहां होनी है? इंडिया होस्ट करने वाला है। ब्रिक्स पढ़ा चुका हूं डिटेल में, ब्रिक्स के सारे समिट वगैरह पढ़ा चुका हूं मैं कई बार, पुराने लेक्चर्स में ब्रिक्स कई बार डिस्कस हुआ है। तो ब्रिक्स जो है इंडिया होस्ट करने जा रहा है समिट को 2026 में, और इसका थीम होगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इससे पहले भारत ब्रिक्स समिट को 2012 में नई दिल्ली में करा चुका है, 2016 में गोवा में करा चुका है, और कोविड के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 2021 में। तो इंडिया 18वीं ब्रिक्स समिट 2026 में होस्ट करने जा रहा है। उसका थीम ये रखा गया है, 12 में नई दिल्ली, 16 में गोवा। इंडिया पहले भी होस्ट कर चुका है इसको, ब्रिक्स समिट को। तो इंडिया में कोई पहली बार ब्रिक्स समिट नहीं होने जा रही है। फिजिकली देखें तो तीसरी बार, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले को मिला दें चौथी बार। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, किन देशों को क्लाइमेट के बदलने से कितना नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का किन देशों पर कितना बड़ा खतरा है, उसको लेके रिपोर्ट आई। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के नाम से जर्मन वॉच नाम की एक संस्था, इन्होंने डाटा रिलीज किया। डाटा कहां पर रिलीज किया? COP30 की जो बैठक हो रही है वहीं पर, नवंबर 11 2025 को COP30 की जो बैठक हो रही है बेलेन में, वहीं पर ये आंकड़ा जारी किया गया है। कौन सा देश क्लाइमेट रिस्क में कहां पर लाई कर रहा है? इस डाटा में तो जानकारी आई, उसमें ये भी आया 8,32,000 से ज्यादा मौतें, लगभग 5.7 बिलियन लोग प्रभावित हुए, $4.5 ट्रिलियन से ज्यादा का आर्थिक नुकसान, 9700 वेदर इवेंट हुए हैं, साइक्लोन, ये फ्लड सब मिला के 9700 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं 1995 से 2024 के बीच। तो 24, 5, 29, लगभग इन 29 ईयर्स में 9700 एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुए हैं, जिसमें हीट वेव, फ्लड, ये सब मिलाकर, साइक्लोन, ये सब मिलाकर 9700 घटनाओं में 8,32,000 लोग मारे गए हैं, 5.5 बिलियन से ज्यादा लोगों को नुकसान प्रभावित हुए हैं, किसी का घर छूटा, किसी को शिफ्ट करना पड़ा, और $4.5 ट्रिलियन से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। ये डाटा जारी किया है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 की डाटा आया, जर्मन वॉच नाम की संस्था ने जारी किया COP30 मीटिंग के दौरान। COP30 की जो मीटिंग हुई है वहीं पर, कि इन्वायरमेंट चेंज होने से कितना नुकसान दुनिया को हुआ है। जर्मन वॉच बॉन बेस्ड, बॉन मतलब जर्मनी का शहर है बॉन, जर्मनी का एक शहर है बॉन, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। तो वहीं की एक संस्था है ये, जो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट क्षेत्र में काम करती है। जर्मन वॉच बॉन बेस्ड मतलब जर्मनी की एक संस्था है
जो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंटल इश्यूज पे काम करती है। इंडिया को इस बार 9वें रैंक पे रखा गया है। इस प्रकार के जो क्लाइमेट रिस्क है उसमें भारत 9वें नंबर पर रखा गया है कि किन देशों में ये घटनाएं ज्यादा घटती हैं। भारत को 9वां स्थान रखा है इसमें। ठीक है भाई, ज्यादा रैंक होगा, पहले दूसरे स्थान पे होगे मतलब क्लाइमेट रिस्क और ज्यादा। जो पहले दूसरे पे होंगे तीसरे पे होंगे, इसका मतलब क्लाइमेट का खतरा और ज्यादा। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छी रैंक, टॉप रैंक होना अच्छी बात नहीं है, जितनी ऊपर रैंक है उतना रिस्क है। इंडिया 9वें नंबर पे है, इंडिया को जो नुकसान रहा है 9वें नंबर पे। फ्लड, साइक्लोन, हीट वेव, सूखा, इन सबसे इतना प्रभावित हुए। समझ आ गया पॉइंट? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत 9वें स्थान पे रहा है, कभी 8वें पे रहा है, कभी 10वें पे रहा है, इस बार 9 नंबर पे रखा गया है। क्लाइमेट रिस्क के मामले में 9वें नंबर पे। क्लियर है? ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, कल वाली क्लास में फिर इसके आगे देखेंगे। अभी मुझे ये बताइए, जो टेक्निकल थोड़ा सा ग्लिच आया था, तो क्या ऑडियो क्वालिटी अभी ठीक आ रही है? ऑडियो क्वालिटी पूरी तरह ठीक आ रही है? ऑडियो वीडियो, मान लो कल भी हम इसी मोड में क्लास करें, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्या ऑडियो वीडियो पूरी तरह ठीक आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है? क्योंकि दूसरे वाले मोड में चल रहा है वीडियो, कोई इश्यू तो नहीं? कोई नॉइज, कोई इको, कोई वर्ड और वीडियो कोई ब्लर कर रहा हो? ठीक है, चलो तो कल फिर हम इसके आगे बात करेंगे और आगे का टॉपिक। ऑडियो लैपटॉप के माइक से नहीं है, ब्लैक मैजिक जो डिवाइस है उससे है। ऑडियो ब्लैक मैजिक से आ रहा है। लैपटॉप वाले माइक से आता है तो आवाज कम आती है। नहीं, अभी आवाज कम आ रही है क्या? जैसे मैं इतनी दूर से बोल रहा हूँ, लैपटॉप अभी दूरी पे है, तो क्या आवाज कम आ रही है या ठीक है? आवाज कम आ रही है क्या? कोई नॉइज या इको आ रहा है? अगर कोई नॉइज इको नहीं आ रहा तो ब्लैक मैजिक से है ऑडियो। नॉइज इको आ रहा होगा तो फिर लैपटॉप से ले रहा होगा। अभी कोई नॉइज या इको है या कोई आवाज कम आ रही है क्या? एक बार आप कंफर्म कर देंगे तो कल की क्लास भी हमें आसान होगा लेना। ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है, कोई नॉइज या इको आ रहा है क्या? हाँ, तो ब्लैक मैजिक से ले रहा है आवाज। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।